आज की कक्षा में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार से। पिछली क्लास में मैंने कहा भी था कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न के लिए, वो चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। कारण उसका यह है कि इसमें बहुत सारे नए आयाम समय समय पर जुड़ते रहते हैं। हाल के समय में भी कुछ मामले ऐसे आए हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से, जिनसे यह फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या जीवन का अधिकार है। तो सारी बातें हम लोग इसमें कवर कर लेंगे ताकि अब तक का जो करंट डेवलपमेंट्स है वह भी इसमें शामिल हो जाए। राइट। समानता के अधिकार की बात हम लोगों ने की है 14 से 18 के बीच में, और उसमें जो आरक्षण वाला विषय था वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कई बार अनुच्छेदों की भाषा से जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है, तो आप अपने रिवीजन में रखेंगे। और पहले भी मैंने कह रखा है कि एक बेयर एक्ट, भारत का संविधान ज़रूर रखेंगे पास में, ताकि अगर बहुत गहराई से नहीं पढ़ना तो कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है और उसकी मुख्य जो भाषा है वो किस तरह की है। उससे हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पकड़ने में आसानी होती है। खैर, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की 19 से 22। इसको क्लासिफाई कर लें तो अनुच्छेद 19 एक है ए से जी। इनको कहते हैं मौलिक स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल फ्रीडम्स। फंडामेंटल फ्रीडम का अर्थ होता है कि उन्हीं पर कोई ढांचा टिका है, जिन स्तंभों पर कोई ढांचा, बड़ा ढांचा टिका है, वही वस्तुतः मौलिक होता है, फंडामेंटल। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अधिकार चूंकि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और उन अधिकारों में भी स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। इस कारण ऐसा कहा जाएगा कि इन्हीं स्वतंत्रताओं के ऊपर हमारे लोकतंत्र का जो ढांचा है वो टिका हुआ है। इस कारण इनको हम मौलिक स्वतंत्रताओं की संज्ञा देते हैं। राइट। अब इन मौलिक स्वतंत्रताओं में है क्या? सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा है हथियार रहित सम्मेलन। इसके लिए जो शब्द है संवैधानिक वह है निरायुध सम्मेलन, बिना आयुध के, बिना शस्त्र के। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, और इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार। यह है 97वें अमेंडमेंट से 2011। इसके बाद है निर्बाध आवागमन। इसके बाद है निवास करने की स्वतंत्रता, और फिर है व्यवसाय की स्वतंत्रता। कितने हो गए? 6। यह है 19 एक ए, यह है बी, सी, डी, ई
और जी। अब बीच में जो 19(1) F था, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जो 44वें संशोधन 1978 से निरस्त हो गई। तो हमारे पास 6 मौलिक स्वतंत्रताएं विद्यमान है। इसके बाद है अनुच्छेद 19 का खंड 2 से खंड 6। इसमें कहा जाएगा युक्तियुक्त निर्बंधन, या इसी को कहते हैं औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये हो गया 19 का खंड 2। इसके बाद है अनुच्छेद 20 में 3 भाग है। 20(1) कार्योत्तर विधि है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20(2) हो गया दोहरे दंड से संरक्षण। 20(3) है अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। इसके बाद इधर लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, और अनुच्छेद 22 है निवारक निवृत्ता या निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक्सटेंट है स्वतंत्रता के अधिकारों का। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। 19(1) से G तक मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं हमारे सामने रखी हैं। 19(1) F की जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई है 44वें संशोधन से। 19(2) से 6 के बीच में इन मौलिक स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगाने के आधार उल्लिखित हैं। किन आधारों पर इनको रोका जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार निरपेक्ष तो होंगे नहीं, अनियंत्रित। 20 के 3 खंड हैं, 1, 2, 3। 1 में है कार्योत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 2 में है दोहरे दंड से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। और 20(3) में है कि अपने विरुद्ध किसी को गवाह बनने से संरक्षण दिया जाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 में हो गया जीवन का अधिकार, और 22 हो गया निवारक निरुद्धता या निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस रूप में हम इसको एक्सटेंट इसका देख सकते हैं, राइट। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे, पहले मौलिक स्वतंत्रताओं पर, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। अभी जैसे मैंने कहा कि मौलिक स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है कि उस पर लोकतंत्र का ढांचा टिका हुआ है। जितनी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग, उन 6 स्वतंत्रताओं का उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति को भय मुक्त बनाया जाए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता
प्रकृति से मिलने वाला अधिकार है ना। तो प्रकृति में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखती प्रकृति, और वह पूरी तरह स्वतंत्र है अपना हर कार्य करने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म के साथ जो स्वतंत्रता हमें प्रकृति से मिलती है वह व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भय के दायरे में नहीं रखती, और व्यक्ति भयमुक्त होता है, जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है उसके लिए लिबर्टी। और व्यक्ति स्वच्छंद होता है अपना हर कार्य करने के। लेकिन जैसे हम उसको सभ्य समाज में व्यक्तियों को देते हैं अधिकार, तो स्वच्छंदता को सीमित करते हैं हम, और वह हो जाती है स्वतंत्रता। किसी खास कार्य को करने का अधिकार दिया हमने, जैसे बोलने का, चलने का, इस तरह के अधिकार देकर हमने उस पर कुछ न कुछ सीमा लगाई है, ताकि वो स्वच्छंद नहीं हो व्यक्ति, और हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग से दूसरे की स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई आघात, कोई ठेस उसको नहीं पहुंचे, उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। इसलिए हमें उसको सीमित करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमने यह कहा कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये मौलिक कही जाती हैं, इसका अर्थ है कि अगर हमें, एक नजर गौर करें इस पर, अगर हमें इतने अधिकार दे दिए गए तो स्वाभाविक रूप से ऐसी आशा की जा सकती है कि व्यक्ति लगभग भयमुक्त होगा, अर्थात उसको वही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है जो उसको प्रकृति से मिली है। इस कारण भी इसको हम मौलिक स्वतंत्रताएं कहते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखना है मौलिक स्वतंत्रताओं में, संविधान में शामिल इन मौलिक स्वतंत्रताओं का महत्व, संविधान में शामिल इन मौलिक स्वतंत्रताओं का महत्व इस रूप में है कि इन्हीं स्तंभों पर भारत का लोकतांत्रिक ढांचा टिका हुआ है। इन्हीं स्तंभों पर भारत का लोकतांत्रिक ढांचा टिका हुआ है। स्वतंत्रता प्रकृति द्वारा प्राप्त एक ऐसा अधिकार है, स्वतंत्रता प्रकृति द्वारा प्राप्त एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को भयमुक्त बनाता है। कारण यह कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त इस अधिकार का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है। लेकिन सभ्य समाज में अनियंत्रित स्वतंत्रताएं नहीं दी जा सकती। सभ्य समाज में अनियंत्रित स्वतंत्रताएं नहीं दी जा सकती। इस कारण उनको उनके प्रयोग की सीमा तय की जाती है। उनके प्रयोग की सीमा तय की जाती है। इसके बावजूद यह प्रयास किया जाता है, इसके बावजूद यह प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति को कम से कम इतनी स्वतंत्रताएं दे दी जाएं जिनसे, व्यक्ति को कम से कम इतनी स्वतंत्रताएं दे दी जाएं जिनसे उसे लगभग भयमुक्त बनाया जा सके, लगभग भयमुक्त बनाया जा सके।
इसी कारण इन स्वतंत्रताओं को इसी कारण इन स्वतंत्रताओं को मौलिक स्वतंत्रताएं कहा जाता है। मौलिक स्वतंत्रताएं कहा जाता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस 1954 मामले में सुबोध गोपाल बोस 1954 मामले में यह कहा कि अनुच्छेद 19 खंड 1 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार बुनियादी प्राकृतिक अधिकार हैं। बुनियादी प्राकृतिक अधिकार हैं, बेसिक नेचुरल राइट्स। इसके पहले न्यायालय ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले में यह कहा था कि मौलिक स्वतंत्रताएं किसी व्यक्ति को विवेकशील बनाती हैं, रैशनल, विवेकशील बनाती हैं। राइट। पारा करके संविधान में शामिल 6 मौलिक स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्र वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत की प्रेस परिषद ने यह कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी है। ठीक है।